नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को जानना है किस चीज के बारे में, तो HCl के बारे में। और HCl के को ही बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और साथ ही साथ बच्चों आप लोग इस बात को भी जानो कि ग्रुप 17 का ये अंतिम लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोगों को HCl के बारे में हर एक जानकारी को जानना है। और वो हर एक जानकारी है क्या क्या, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को जानना है HCl के डिस्कवरी से संबंधित बातों को कि HCl का डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ था। दूसरा बात जो हम लोगों को जानना होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ HCl कि HCl को हम लोग लेबोरेटरी में कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात जो हम लोगों को जाननी होती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। जो चौथी बात हम लोगों को जाननी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। और अंत में बच्चों हम लोग इस बात के बारे में भी जानेंगे कि HCl का इस्तेमाल क्या क्या होता है, यानी कि यूजेस ऑफ HCl के बारे में भी हम लोगों को जानना है। ठीक है ना, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं किस चीज से, तो डिस्कवरी ऑफ HCl से। ओके, तो बच्चों आप लोग जानो कि HCl के डिस्कवरी से संबंधित दो साइंटिस्ट के नाम को हम लोग जानते हैं। और पहला नाम होता है ग्लोबर्स, GLAUBAR, ग्लोबर। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम होता है डेविड, DAVY। ग्लोबर जो है ये 1648 में यानी कि काफी दिनों पहले HCl को डिस्कवर करा था। कैसे, तो NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके। याद कर लो बच्चों कि NaCl को जैसे ये ग्लोबर ने क्या चीज के साथ ट्रीट करा था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या चीज का डिस्कवरी हुआ था उस टाइम में, तो HCl का डिस्कवरी हुआ था। लेकिन उस वक्त ये नहीं जाना था कि HCl जो गैस है ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या क्या है। तो इस बारे में बच्चों जानकारी मिला हम लोगों को 1810 में, जब डेवी ने ये चीज को बताया कि HCl दरअसल बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट का कंपाउंड, जिसमें कि एक है हाइड्रोजन और दूसरा जो है बच्चों वो क्या चीज है, क्लोरीन। ओके, तो HCl इज बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये डेवी के द्वारा बताया गया था। और ये जो ग्लोबर के द्वारा यानी कि कुछ किसे माना जाएगा डिस्कवरर ऑफ HCl, तो वो क्लियर है कि ग्लोबर ने चूंकि सबसे पहले HCl को डिस्कवर करा था 1648 में बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaCl विद कॉन्सल्फ्यूरिक एसिड। इसी वजह से HCl को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, सॉरी ग्लोबर को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, HCl का डिस्कवरर। ओके, अब बच्चों हम लोग आते हैं प्रिपरेशन पर। तो प्रिपरेशन में भी कुछ विशेष चीज आप लोगों को नहीं जानना है। ये जो ग्लोबर ने HCl का प्रिपरेशन करा था, यानी कि सबसे पहले, आज के डेट में भी वही मेथड अपनाया जाता है HCl के प्रिपरेशन को लेकर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ HCl की HCl का प्रिपरेशन दरअसल कैसे कैसे हुआ था। तो कुछ नहीं, HCl का प्रिपरेशन आज के डेट में भी हम लोग करते क्या है, NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे आप लोग NaCl के साथ ट्रीट करोगे तो कौन सा गैस निकलेगा बच्चों, तो HCl गैस की प्राप्ति होगी और साथ में NaHSO4 बन जाता है। और ये टेम्परेचर कितना होता है, तो जो आप लोगों का नेचर है उसी नेचर के अनुसार ये टेम्परेचर भी होता है, और वो टेम्परेचर है 420 केल्विन। लेकिन ये एक स्टेप है, आगे की स्टेप में भी हम लोग ले जा सकते हैं वो, लेकिन नॉन इकोनॉमिकल होता है। वहां पर क्या करते हैं हम लोग, NaCl को दोबारा से NaHSO4 के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन इस बार टेम्परेचर जो है बच्चों वो हम लोग बढ़ाकर 823 केल्विन रखते हैं। तो इसी वजह से ये हाई टेम्परेचर की वजह से ये सेकेंड वाला स्टेज जो है ये नॉन इकोनॉमिकल होता है। और यहां पर भी HCl का बनना होता है, लेकिन साथ में क्या चीज निकल जाता है बच्चों, Na2SO4। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि NaCl से कैसे हम लोग HCl गैस की प्राप्ति करते हैं। तो आज के डेट में भी यही तरीका अपनाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से याद करते चले जाओ कि ये है NaCl। घर में भी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करना मत, लेकिन ये NaCl है, व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर का होता है NaCl। इसमें जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग डालोगे और इसको गर्म करोगे कितने टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर 420 केल्विन, यानी कि इस टेम्परेचर पर जैसे आप लोग गर्म करोगे तो गर्म होने
होने के बाद NaCl जो है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो NaCl कन्वर्ट हो जाता है HCl में, लेकिन साथ में वहां पर NaHSO4 भी बनता है। तो उसी NaHSO4 को हायर टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर 823 केल्विन पर अगर आप फर्दर गर्म करोगे तो दोबारा से HCl बनेगा। लेकिन ये सेकेंड स्टेज जो है ये इकोनॉमिकल नहीं माना जाता है। क्यों नहीं इकोनॉमिकल माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर लगाने की वजह से यहाँ पर खर्च भी ज्यादा आएगा, है कि नहीं बच्चों। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस मेथड में जैसे हम लोग HCl बनाते हैं तो इस HCl में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो। यहाँ पर जो HCl गैस हम लोगों ने बनाया, ये गैस है एक्चुअली, तो हो सकता है इसमें H2O नाम से थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो। तो वाजिब है, HCl चूंकि एसिडिक है तो यहाँ पर इस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग कैसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो हेयर वी यूज कॉन्क H2SO4 जो कि एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, तो कॉन्क H2SO4। क्या होता है, ये जो बर्तन है इस बर्तन में हम लोग क्या चीज रखे हुए हैं, यहाँ पर HCl गैस है। तो इस HCl गैस को इस तरह से पाइप के थ्रू हम लोग पास करेंगे, किसके सॉल्यूशन के थ्रू, तो इस पाइप के थ्रू हम लोग पास करते हैं H2SO4 सॉल्यूशन के थ्रू। यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है, H2SO4। कैसा H2SO4, कॉन्क H2SO4, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ जो है ये क्या चीज है, मॉइस्ट HCl। ये मॉइस्ट HCl मतलब जिसमें वाटर थोड़ा बहुत मौजूद है, वो इधर से जाता है और यहाँ से कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इधर से बताओ जो H2SO4 निकल के आएगा वो H2SO4 कैसा HCl रहेगा, तो यहाँ पर अपने को ड्राई HCl की प्राप्ति हो जाएगी, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग HCl बनाते हैं, एक बार याद करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दोबारा जो लिख रहे हैं तुम लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि याद करवा देने के लिए। वो क्या कि सबसे पहले हम लोग NaCl को क्या चीज के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितने टेम्परेचर पर, तो 420 केल्विन पर। तो बन क्या जाता है बच्चों, HCl, और साथ में क्या बन जाता है, तो साथ में आप लोगों को याद हो गया होगा कि NaHSO4 बन जाता है। अब ये NaHSO4 को दोबारा से NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बार टेम्परेचर बढ़ा के 823 केल्विन रखेंगे, तो क्या चीज बन गया बच्चों, HCl, और साथ में Na2SO4, सही है ना। और यहाँ पर जो HCl गैस बना, इस HCl में जो भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को हम लोग हटा सकते हैं बाय पासिंग दिस गैस सॉल्यूशन थ्रू कॉन्क H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस चीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। और HCl को ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है ना बच्चों। तो HCl को ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो लेबोरेटरी में सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हैलोजन का बहुत सारा हाइड्राइड मैंने पढ़ाया था, HF, HCl, HBr और HI, और ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, लेकिन HF का एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता था। किस वजह से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के मौजूदगी की वजह से। लेकिन आप लोग जानो कि HCl का इन सारे हाइड्राइड में से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर HCl जो है इसमें वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पर मैंने ये भी बताया था, क्यों, तो ड्यू टू वेरी वीक, कि बहुत ही कमजोर, क्या चीज बहुत ही कमजोर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है ना। कि यहाँ पर जो HCl गैस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वजह क्या होता है कि इसमें बहुत ही कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, उसे अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, जानना क्या है, याद कर लो आप लोग अभी के अभी। तो याद करना भी काफी आसान है क्योंककि एक जैसा डिजिट है और वो आप लोगों को देखकर भी लग रहा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है HCl का 159 केल्विन यानी कि 159 केल्विन से जैसे लोअर टेम्परेचर पे यानी कि इससे कम टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो किस तरह का सॉलिड बनाता है बच्चों? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो भी कैसा? उजला। और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 189 केल्विन। तो इससे कम टेम्परेचर पर जैसे ले जाओगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, और ये लिक्विफाई होकर कलरलेस लिक्विड बनाता है, कलरलेस लिक्विड। इसमें यानी कि कोई तामझाम नहीं है। यहाँ पर जो है HCl का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, और याद हो भी गया होगा मेरे ख्याल से 189 केल्विन, और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट वन इज 159 केल्विन। ओके बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन की अगर हम लोग बात करें तो बताओ, तो रूम टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट तो इससे काफी कम है, तो क्या होगा? HCl ऑलवेज प्रेजेंट एज गैस, ऑलवेज प्रेजेंट एज गैस। और कैसा गैस होता है तो वो भी याद कर लो अभी के अभी। तो ये जो होता है कलरलेस गैस होता है, इसका कोई कलर वलर होता है या नहीं होता है? नहीं। और कैसा स्मेल होगा? तो पंजेंट स्मेल, कि इसका स्मेल जो होगा बच्चों वो पंजेंट स्मेल होगा। पंजेंट करने का मतलब कि एकदम गंदला टाइप का महक होगा। क्या चीज का? HCl का। बच्चे सवाल करते हैं कि HCl पंजेंट है, क्या जहरीला है? तो बिल्कुल जहरीला नहीं है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इसको इनहेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, और बहुत ही ज्यादा एसिडिक होने के वजह से जैसे आप लोग इसको इनहेल करोगे ना तो पूरा जला देगा अंदर तक, क्योंकि एसिड है, एसिड को नाक के थ्रू लोगे तो पूरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, जहरीला नहीं है, लेकिन आपको डैमेज तो जरूर पहुंचाएगा, और अच्छा खासा डैमेज पहुंचाता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों सॉलिबिलिटी पर, कि HCl जो है वो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो आप लोगों से अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, याद रहेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है क्या चीज में? वाटर में। ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और कितना ज्यादा घुलेगा? तो कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 1 लीटर पानी में मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितना घुलना होता है वो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl जो होता है ना पानी में जाने पर आयोनाइज हो जाता है H+ और Cl- में, और H+ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के H3O+ बनाएगा, और Cl- जो होगा वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिवली चार्ज इंड होगा उसके चारों तरफ इन्वेलप बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का। जैसे कि पहले भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, Del+, H H, यहाँ O यहाँ भी Del+, यहाँ भी H, यहाँ O, तो यहाँ Del+, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इंड जो होगा ना, उस पॉजिटिव इंड से ये क्लोरीन चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, और ऐसा इनवेलप जैसा बना लेता है। और इसी वजह से HCl जो होता है पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। और इवन जो होता है HCl वाटर के साथ एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बना लेता है। और वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जैसे कि मान लो, याद भी करो कि ये HCl है, और कितना परसेंट HCl का सॉल्यूशन है? तो 20.4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या चीज का? HCl का। ये किस तरह से काम करता है? तो एक्ट एज AZOTROP, ये एजियोट्रोप की तरह काम करता है। एजियोट्रोप बोलो या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलो, तो ये 20.4% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl का, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह काम करता है। कहने का मतलब मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या चीज है? सॉल्यूशन। और इस 100 ग्राम में लगभग 20.4 ग्राम HCl रहे, और बाकी का कितना हुआ? 79.6 ग्राम जो है वो वाटर रहे। तो ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर ही AZOTROPIC एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा। याद रहेगा ना बच्चों, यही मिक्सचर जो है ये किस तरह के मिक्सचर की तरह काम करेगा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर है तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है ना, वेपराइज होने के बाद भी कंपोजिशन इसका चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर इसका पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लोगों को जवाब देना है 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो कितनी होती है? 110 डिग्री सेल्सियस। किसका? ये 20.4% सॉल्यूशन ऑफ HCl। और इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर में से HCl को सिंपल मेथड यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड से अलग करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ HCl। एसिडिक नेचर ऑफ क्या चीज का एसिडिक नेचर है बच्चों? HCl का। तो HCl का एसिडिक नेचर जो है वो क्या होता है? ठीक है ना, HCl का एसिडिक नेचर। तो HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये कैसे पता चलता है? HCl को जैसे आप लोग पानी में डालोगे तो HCl अपने आप डिसोसिएट हो जाता है। या तो रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
या रिएक्शन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि HCl को वाटर के साथ ट्रीट करो तो ये बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस, दोनों रिएक्शन एक ही है और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है लगभग 10 टू द पावर 7 के आसपास होता है, जो कि वेरी हाई की वेरी स्मॉल, तो ये वेरी हाई बहुत लार्ज वैल्यू है इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट का। और चूंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है इसलिए ये दर्शाता है कि HCl ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यानी कि ये जो वेरी हाई आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये क्या दर्शाता है कि HCl ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, के HCl जो है लगभग लगभग पानी में पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है ना बच्चों। और यही वजह होता है कि HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी काम करता है। अब जब HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कई तरह के बेस के साथ रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट रिएक्ट विथ वेरियस बेसेस, हैंडराइटिंग पर मत जाना बच्चों, टू गिव रेस्पेक्टिव सॉल्ट, टू गिव रेस्पेक्टिव सॉल्ट, कि ये कई तरह के बेस के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बना देता है बच्चों, कई तरह का सॉल्ट वॉल्ट बनाता है। वो क्या क्या है कई तरह के बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाने का प्रक्रिया, जैसे कि ये सारा रिएक्शन तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। HCl को NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl प्लस H2O, याद रहेगा ना। इसी तरह से जैसे आप लोग HCl को आप KOH के साथ ट्रीट करोगे यानी किसी भी बेस के साथ तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2O। इसी तरह से क्या तुम लोग ले जा रहे हो, HCl प्लस CaOH होल 2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये बैलेंस कर लेना, CaCl2 प्लस 2H2O, यानी कि किसी भी बेस के साथ चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर वीक बेस हो, हर तरह के बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा बच्चों, BaCl2 प्लस 2H2O, ठीक है ना। तो इस तरह से बैलेंस नहीं है, आप लोग बैलेंस कर लेना। ऐसे किसी भी बेस के साथ HCl रिएक्ट करेगा और रेस्पेक्टिव सॉल्ट वगैरह बनाएगा। तो अब वीक बेस की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो वाजिब है HCl बेस है तो अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना लेता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि HCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो कि हम NH3 को ही हम लोग लिख सकते हैं NH4OH। NH3 को NH4OH कैसे लिखते हैं बच्चों, NH3 को जैसे आप H2O के साथ ट्रीट करोगे तो ये NH4OH में तब्दील हो जाता है, तो इसके साथ ट्रीट करने पर ये क्या बन जाएगा, NH4Cl और प्लस H2O। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि एसिड होता है HCl और एसिड होने की वजह से HCl किसी भी तरह के बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो बेस स्ट्रांग हो, ये सारा स्ट्रांग बेस है, या फिर वीक बेस रहे, किसी भी तरह का स्ट्रांग या वीक बेस है। यहाँ पर जितने एग्जांपल दिए हैं ये सारा का सारा नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग बेस वीक बेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं मतलब हजारों हो सकते हैं, तो हर किसी को तो एग्जाम्पल में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या HCl लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा तो आप लोग जवाब दोगे यस। क्यों, क्योंकि HCl एसिड है तो ये कौन सा कलर चेंज करेगा, तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस, ये जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ यानी कि ये एसिड, और अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट होता था तो उसे हम लोग क्या नाम देते थे, बेस। तो ये चूंकि एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, है ना बच्चों। और बच्चों ये भी याद रखना कि ये जो है HCl को अमोनिया के साथ आप लोगों ने रिएक्ट करवा के NH4Cl बनाया है, ये NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स देता है, ये जो है व्हाइट फ्यूम्स की तरह नजर आता है। इसी वजह से बोला जाता है कि HCl, जैसे कि इस तरह का कई सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, कहां पर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 में, कि जैसे एक पाइप है, इधर से लंबा सा पाइप है, इधर से हम लोग HCl इंट्रोड्यूस किए और इस साइड से मान लो NH3 इंट्रोड्यूस किए, तो कितनी दूरी पर जाके व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बनेगा। ये जहां पर बनता है ना HCl और अमोनिया जहां पर रिएक्ट करता है, NH4Cl जो बना, ये NH4Cl जो है ये तो आयनिक सॉलिड है, तो ये सॉलिड, ये गैस है, ये भी गैस है, तो दोनों गैस मिलकर सॉलिड जहां बनेगा तो वो जगह दिखने लगता है, उजला उजला कलर का होता है। और ये भी आप लोग जानो कि HCl जो होता है ना कभी कभी व्हाइट क्लाउड बनाता है। व्हाइट क्लाउड कब, जैसे ये HCl है उसको आप लोग हवा में छोड़ दोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो काफी देर के लिए जैसे हवा में छोड़ दोगे ना तो यहाँ पर उजला उजला क्लाउड जैसे HCl के सरफेस के ऊपर कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं भी बन सकता है, ऐसा बनता है। ऐसा क्यों बनता है, तो इसका जवाब होता है कि HCl जो होता है ना वो दरअसल हवा में कभी कभी ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज देने लगता है, क्लोरीन गैस देने लगता है, और खुद जो है रिड्यूस होकर क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ऑक्सीजन जो खुद रिड्यूस हो गया वाटर में, और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Cl2, वही
इस क्लोरीन गैस का ये क्लाउड जो होता है HCl के सरफेस के ऊपर कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखोगे। ओके, अब HCl का एक महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन होता है एक्वारिजिया के साथ। अगर आप लोगों को याद हो कि व्हाट इज एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया के लिए जवाब होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक्वारिजिया। एक्वारिजिया होता क्या है, तो ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, 3:1 मोलर मिक्सचर ऑफ क्या चीज का, HCl एंड HNO3 इज कॉल्ड व्हाट, एक्वारिजिया। यानी कि 3:1 मोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। तो यहां ध्यान से देखो कि ये है 3HCl और ये है HNO3। इसे जब हम लोग आपस में ट्रीट करते हैं या मिला के रखें तो इसी मिक्सचर को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्वारिजिया। और ये आपस में रिएक्ट करके बना लेता है NOCl प्लस 2H2O और प्लस 2 क्लोरीन। ये जो दो क्लोरीन आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो तो यही दो क्लोरीन दरअसल क्या है, नेसेंट क्लोरीन इसे हम लोग बोल देंगे बच्चों। और ये जो नेसेंट क्लोरीन है यही इसको बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है, यानी कि वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नेसेंट क्लोरीन है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। यानी कि ये नेसेंट क्लोरीन जो है दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन झप से लेना चाहेगा, झप मतलब फटाक से लेना चाहेगा, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना यानी कि खुद रिड्यूस होना चाहेगा। और जैसे खुद रिड्यूस हो रहा है यानी कि ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इसको हम लोग ऐसे आप लोगों जानो कि NOCl को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और इसका नाम तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं, इसको हम लोग वाटर बोलते हैं, जो कि आप लोगों को डेली 4 लीटर से 5 लीटर पीना चाहिए। और नहीं पीते होंगे आप लोग, खैर पियो नहीं पियो मेरा क्या। और यही जो नेसेंट क्लोरीन है, यही नेसेंट क्लोरीन करता क्या है आगे चलकर, तो ये नेसेंट क्लोरीन वेरी इनर्ट मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, जो कि कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इस तरह के मेटल को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे गोल्ड जो होता है 3 नेसेंट क्लोरीन को लेकर क्या बना लेता है, AuCl3, और प्लैटिनम 4 नेसेंट क्लोरीन को लेकर क्या बना सकता है, PtCl4। ठीक है, लेकिन यहां पर जानो कि एक्वारिजिया में ट्रीट करोगे ना तो AuCl3 फिर से एक HCl ले लेगा और ये बना लेता है HAuCl4। याद रखना ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, ऑरोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, याद रहेगा ऑरोक्लोरिक एसिड। और इसी तरह प्लैटिनम Cl4 भी जो होता है 2HCl के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, H2PtCl6। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा, पहला वाला जो ऑरोक्लोरिक एसिड और दूसरा वाला क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को बताया, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि गोल्ड अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है अपने कॉम्प्लेक्स में, तो आप लोग जवाब दोगे क्या, 4। तो यहाँ दिख रहा होगा गोल्ड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होता है ना ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर रहता है। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप लोग प्लैटिनम का, तो वो जवाब दोगे 6। इसे मैं अलग से भी यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि HAuCl4 है ना, ये दरअसल पानी में रहता है H++ AuCl4-। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उसी तरह क्लोरोप्लैटिनिक एसिड जो है H2PtCl6, तो ये भी पानी में 2H+ अलग रहता है और AuCl6 2- के रूप में रहता है। तो बताओ तो यहाँ पर गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 के बराबर है। इन्हीं रिएक्शंस को बच्चों हम लोग आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरअसल आप लोगों को ना एग्जाम वगैरह में आयनिक फॉर्म में दिखेगा ये सारा रिएक्शन, तो वहां पर आप लोग परेशान ना हो, इस वजह से इन सारे रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में भी आप लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि ये है गोल्ड, गोल्ड को सीधे एक्वारिजिया के साथ ट्रीट किया। सीधे एक्वारिजिया के साथ ट्रीट करने का मतलब जाता है कि NO3- प्लस Cl- मान लेते हैं, बैलेंस किया हुआ याद है मुझे, तो 3H+ या 4H+ और साथ में 4Cl- है। इस तरह से हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो ये क्या चीज में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है AuCl4- प्लस NO प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, रिएक्शन ऐसा ही मिलेगा। तो ये रिएक्शन देख के लगता है अरे ये तो बहुत भयानक सा रिएक्शन है, भयानक नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से, ये गोल्ड है ना, तो इसी रिएक्शन को दोबारा लिख रहे हैं, गोल्ड है और एक्वारिजिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, HNO3
ठीक है, और प्लस 3HCl, यही ना होता है। अब बताओ ये आगे जाकर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा H, यहाँ H दिख रहा है, और AuCl4, HAuCl4 ऑरोक्लोनिक एसिड है, और प्लस NO, और साथ में H2O, ठीक है ना। इसको जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो यहाँ एक HCl और लगेगा, और यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन हो गया कितना, देखो तो 3 1 4 और 1 5, 5 में एक हाइड्रोजन तो यहाँ है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबको आयनिक फॉर्म में लिखो, तो आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये Au तो है ही, यहाँ पर NO3 माइनस लिख सकते हैं इसको, NO3 माइनस है सिंपल, ये Cl माइनस और Cl माइनस, 3 और 1 4, यहाँ पर 4Cl माइनस लिख सकते हैं ना। और H प्लस कितने हो गए बच्चों, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 4 और 1 यहाँ भी है 5, तो आप लोग गौर करो कुल मिलाकर 5H प्लस है, ठीक है ना। और इधर तोड़ोगे तो H प्लस प्लस AuCl4 माइनस प्लस NO, और इधर तो कोई आयनिक फॉर्म में टूटेगा नहीं, तो यहाँ एक H प्लस है, इधर 5H प्लस है, तो एक H प्लस हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, Au प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस प्लस 4H प्लस, क्योंकि एक H प्लस इधर का हट गया, और इधर क्या बच गया बच्चों, AuCl4 माइनस प्लस NO प्लस 2H2O। ये बताना कोई जरूरी नहीं है, तो बहुत बच्चे खुद से भी समझ सकते थे, लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया कि रिएक्शन कुछ यही ना, रिएक्शन यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा था, और ऐसे ही रिएक्शन बुक वगैरह में दिखेगा तो वो पता नहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करता है दिमाग पर। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो वहां पर ऐसा फील आता था, तो दरअसल वो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इसको आयनिक फॉर्म से कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करके। ऐसा ही प्लैटिनम का भी आयनिक फॉर्म में हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, वो होता है 3 प्लैटिनम, ठीक है ना, प्लस 16H प्लस, ठीक है, प्लस 4NO3 माइनस प्लस 18Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये बन क्या जाता है, 3PtCl6 माइनस 2 माइनस रहता था, याद होगा, और प्लस 4NO प्लस 8H2O, याद रहेगा। तो ये सब क्या है, प्लैटिनम वाला रिएक्शन। इसको भी 1 मिनट समय देकर हम लोग सीख ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, 3 प्लैटिनम, ठीक है। अब ये H प्लस को मैनेज करो Cl के साथ, तो देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18Cl माइनस है तो 18HCl हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर 18HCl कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 18Cl माइनस था, इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, 18HCl, और 4NO3 माइनस था तो इसको 4HNO3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ HNO3 है, HCl है, और इस साइड बैलेंस करने के लिए यह 3 था ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3H2PtCl6, ठीक है, और प्लस 4NO प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 8H2O, ठीक है। अब देखना बैलेंस ये खुद ब खुद है, क्योंकि इधर आप लोग गौर करोगे यहाँ पर 18H प्लस था, ये 18H प्लस, और यहाँ 4 18 4 22H प्लस, तो यहाँ 16 ही है। तो ऐसा इस वजह से कि क्योंकि बाकी का 6H प्लस, यहाँ देखो 3 दूनी 6H प्लस इस साइड लिख दिए, और 6H प्लस इधर से कटा दो तो रेस्ट में कितना बच जाएगा बच्चों, 16H प्लस बनेगा ना। तो खैर इन चीजों को उतना देखना समझना नहीं है। तो गोल्ड वाला एक रिएक्शन हम लोगों को याद रखना होता है, जो कि ऊपर मैंने घेर रखा है, और ये एक प्लैटिनम वाला रिएक्शन हम लोगों को याद रखना होता है, ठीक है ना। एसिडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी तो मैंने देखी बता ही दिया था, क्योंकि कि HCl जो होता है वो तगड़ा एसिड होता है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है, याद आ रहा है, 10 टू द पावर 7 के आसपास, जो कि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। और ये हर तरह के बेस के साथ, हाँ वहां पर इस तरह के बेस की बात नहीं कर रहे थे, वहां हमने बताया था कि बेस जैसे NaOH वगैरह इन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन बाइकार्बोनेट वगैरह Na2CO3, NaHCO3, Na2SO3, इस तरह के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट वगैरह इन चीजों के साथ भी HCl रिएक्ट कर जाता है। इन चीजों को आप लोग बस यहाँ पर जान लो कि कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बाइकार्बोनेट को भी डिकम्पोज कर देगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सल्फाइट को भी डिकम्पोज कर देगा और कर देगा NaCl प्लस SO2 यहाँ पर और प्लस H2O। और शायद ये सब आप लोग इजिली याद भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो HCl का आता है वो आता है रिएक्शन विथ फ्लोरीन। आप लोगों को याद हो अगर, तो सिंपली अगर फ्लोरीन को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और क्या होगा, ये 2HF
और क्लोरीन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। ये नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन -1, यहाँ फ्लोरीन जो होता है वो -1 और क्लोरीन 0, तो यहाँ 0 से -1 यानी कि फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, और Cl माइनस जो है -1 से 0 यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं रिएक्शन विद फ्लोरीन में, कि फ्लोरीन, ये वहां से भी याद रख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला जो टॉपिक था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता था, तो इन चारों में से सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन होता था, वो फ्लोरीन होता था। और फ्लोरीन चूंकि सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। आयोडाइड को आयोडीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, क्लोराइड को क्लोरीन में, और वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है, क्लोराइड को क्या चीज में ये ऑक्सीडाइज किया, क्लोरीन में। इवन HCl के अलावा भी कुछ रहता है, KCl, HBr, KCl, NaCl, कुछ भी, उसको भी फ्लोरीन के साथ ट्रीट कर देता है, तो उसको भी क्लोरीन में वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ टॉपिक ही पढ़ रहे हैं HCl, तो हम लोग सिर्फ HCl का ऑक्सीडेशन देखते हैं, क्या चीज के साथ, फ्लोरीन के साथ, है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन करने का मतलब कि HCl को हम लोग कई तरह का सॉल्ट, जैसे कि आप लोग याद कर लो AgNO3 है, PbNO3 होल 2 मान सकते हो, Hg2NO3 होल 2, ऐसा कई तरह का सॉल्ट है। इस तरह के सॉल्ट के साथ अगर आप HCl को ट्रीट करते हो, तो आप लोग जानो कि HCl जो है इस तरह के मेटल आयन के क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। इस तरह के मेटल आयन के क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर देगा। कोई बात है, तो कोई बात नहीं, इन चीजों को तो आप लोग क्लास 8 से ध्यान रखो कि AgNO3 को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ में जो है बच्चों वहां पर क्या बन जाएगा, HNO3। ये आयन इंटरचेंज रिएक्शन है, क्या देख रहे हो, Ag जो है Ag प्लस Cl माइनस के साथ चला गया, और NO3 माइनस जो है वो H प्लस के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HNO3। वही तो Pb2 प्लस है, ये 2 को Cl माइनस लेके क्या बन जाएगा बताओ, तो PbCl2 का प्रेसिपिटेट दे देगा ना, और साथ में ट्वाइस ऑफ HNO3। उसी तरह Ag2 प्लस है, तो Ag2 प्लस में 2 को क्लोराइड जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cl2 का प्रेसिपिटेट और प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3। काफी आसान रिएक्शन। कलर वलर पूछता है तो वो सब तो याद ही होगा कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये भी कैसा है बच्चों, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये भी याद कर लेना, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। याद है ना, कलर वलर कभी कभी आ जाता है, ये आएगा क्या, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो चैप्टर है वहां पर इन चीजों को देखना होता है, और वही चीज हम लोग यहाँ पर मिलाकर ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है हम लोग सबसे अंतिम टॉपिक है, और वो अंतिम टॉपिक है रिएक्शन विथ सॉल्ट। रिएक्शन विथ सॉल्ट, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि क्या चीज का रिएक्शन, तो HCl का रिएक्शन किसके साथ, तो अलग अलग तरह के सॉल्ट के साथ कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है। तो किन किन सॉल्ट के बारे में बच्चों हम लोगों को यहाँ पर जानना है, तो वो है Na2S, Ca3P2, और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं NaNO2। तो ये सारे सॉल्ट में क्या खासियत है, इसे भी आप लोगों को समझना है कि ये जितना भी सॉल्ट है ना, ये सब का सब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, याद रखना है इन सबको। ये सब का सब क्या है, दिस ऑल आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये सब का सब वीक एसिड का सॉल्ट है, याद रहेगा ना बच्चों। तो वीक एसिड के सॉल्ट को जब आप लोग ट्रीट करते हो किस चीज के साथ, तो HCl के साथ, तो क्या तब्दीली हम लोगों को देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं, कि सॉल्ट में जो वीक एसिड का कंपोनेंट है ना उसको डिस्प्लेस करके वहां पर क्लोरीन चला जाएगा। आप लोग देखो यहाँ भी आयन इंटरचेंज रिएक्शन देखो, Na प्लस है और S पर 2 माइनस, और यहाँ H प्लस है और Cl पे माइनस, आप लोग इंटरचेंज कर लो। Na के साथ क्या चला जाएगा, Cl, तो यहाँ NaCl बैलेंस भी कर सकते हो, और ये H जो है S के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2S, दिख गया। इसी तरह से Ca3P2 को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस PS3, ठीक है। इसी तरह NaNO2 को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ बनेगा NaCl, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बात याद रखना कि यहाँ पे NO प्लस NO2 और वाटर तो बनता ही है, तो ये NO प्लस NO2 भी बनता है कब, जब नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है बच्चों, याद रखना। ये सब छोटा छोटा चीज यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। ये NO2 है, NO2 माइनस को हम लोग बोलते हैं NiTrIT, याद रहेगा। NO3 माइनस को बच्चों हम लोग बोलते हैं NiTrAT, नाइट्रेट। अब N पर पावर 3 माइनस रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्राइड, NiTrID, याद रहेगा। देखो सब में अंतर है,
और N3 पर माइनस रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड। सब कुछ एक दूसरे से अलग है, सबका एग्जांपल भी एक एक लिख ही देते हैं। तो जैसे नाइट्राइट का एग्जांपल तभी ऊपर ही आप लोगों ने देखा क्या था, NaNO2। नाइट्रेट का NaNO3 हो गया, नाइट्रेट उसे बोल देंगे। नाइट्राइट क्या हो जाएगा, Na3N, ठीक है ना, क्योंकि 3 माइनस है तो उस पर 3 Na प्लस। या एजाइड का क्या होगा, NaN3, तो दिस इज सोडियम एजाइड। तो इस तरह से इन चीजों को समझना, शब्दों को सीखना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर HCl खत्म हो गया। समरी एक बार देख लेना उचित होता है कि सारा का सारा समरी देख के ना याद हो जाता है। आप लोगों को सबसे फालतू हिस्सा यही लगता होगा, लेकिन पता नहीं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है, क्योंकि जितना देर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया ना इस वीडियो को देखने में, तो वो यूटिलाइज तब होगा जब इन चीजों को आप लोग याद कर लेते हो। ठीक है, पहले याद करते हैं कि HCl बनता कैसे है। तो अभी तक भूल गए होंगे कि जब हम लोग NaCl को क्या चीज के साथ ट्रीट करते हैं, H2SO4 के साथ, या फिर NaHSO4 को ट्रीट करते हैं क्या चीज के साथ, NaCl के साथ। तो ऐसे भी हम लोग HCl बना सकते हैं, ऐसे भी हम लोग HCl बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में कितना टेम्परेचर लगता है, 420 केल्विन, और ऐसे में कितना टेम्परेचर लगता है, 823 केल्विन। तो बनेगा क्या बच्चों, दोनों में किसी मेथड से बनाओ, बनना होगा HCl का ही, ठीक है ना। अब इसके रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस ऐसे लिखना तो काफी मुश्किल हो रहा है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि ये सेल्फ आयनाइज हो जाता है पानी में, और क्या बनाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लगभग 10⁻7 के आसपास होता है। ठीक है ना बच्चों, याद हुआ। ऐसे लिखने में बन नहीं रहा है तो इसको हम लोग तुम लोग समझ लेना, समरी को ही लिख रहे हैं, कोई नया बात नहीं है कि ये सेल्फ आयनाइजेशन होता था HCl का। तो बताओ तो HCl का सेल्फ आयनाइजेशन में क्या चीज का बनना होता था, H प्लस प्लस Cl माइनस, और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट 10⁻7 होता था, जो कि दर्शाता था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिटमस पेपर को भी ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता था। कई तरह के बेस के साथ, जैसे KOH के साथ ट्रीट करोगे, KCl प्लस H2O, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या चीज का बनना होता है बच्चों, NaCl प्लस H2O। इसको अगर हम लोग CaOH2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या चीज का बनना होता है, CaCl2 प्लस H2O। इसको हम लोग और भी कई चीज है जैसे कि Na2CO3 कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बाई कार्बोनेट के साथ भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, NaHCO3 को अगर ट्रीट करोगे तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सल्फाइड को भी ट्रीट कर सकते हैं, Na2SO3 के साथ ट्रीट करोगे तो NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। और कई तरह के और भी बेस के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे तो HCl जो है इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है, जैसे कि अमोनिया के साथ NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स हुआ। इसी तरह अगर हम लोग ट्रीट करेंगे क्या चीज के साथ, NH4OH के साथ, तो यहाँ पर भी NH4Cl और प्लस H2O। याद करते चले जाओ, 2 मिनट लगेगा याद करने में, याद हो जाएगा तो काफी आसान होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड नहीं होगा केमिस्ट्री पर। ये जो होता है इसका 3:1 मिक्सचर जो होता है HNO3 के साथ, उसको हम लोग एक्वारिजिया बना बोलते हैं, और ये क्या बनाता है, NOCl प्लस H2O प्लस Cl, इसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। और इसी को फर्दर अगर हम लोग गोल्ड के साथ भी ट्रीट करेंगे, गोल्ड HNO3 या फिर प्लैटिनम HNO3, तो क्या चीज बन जाता है बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, तो HAuCl4 या H2PtCl6, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह ये बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बच्चों अगर बात करें तो HCl को अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ ट्रीट करते थे तो क्या चीज बन जाता था, HF प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन जो है वहां पर निकल जाता था, HF प्लस Cl2, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो AgNO3 के साथ हम लोगों को देखना होता था HCl का प्रेसिपिटेशन, और किसके साथ बच्चों देखना होता था, Ag2NO3 के साथ, लेड के साथ PbNO3 के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस HNO3 है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, Ag2Cl2 का प्रेसिपिटेट प्लस HNO3। इसी तरह से PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस HNO3। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कई अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन ध्यान रखना ये सब का सब प्रेसिपिटेट जो होता है ये किस कलर का होता है बच्चों, व्हाइट कलर का, है ना। ये सब का सब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब वहां पर देखे थे कई तरह के सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन देता था, लेकिन वहां पर मैंने बताया कि वो सॉल्ट जो अपने आप में वीक एसिड का सॉल्ट है। जैसे कि आप लोगों को ध्यान में हो तो Na2S के साथ ये HCl रिएक्शन देता था,
NaNO2 के साथ ये रिएक्शन देता था, CH3P2 के साथ और भी कई तरह के वीक एसिड के सॉल्ट के साथ रिएक्शन देगा और वहां पर क्या बनाता था NaCl प्लस H2S गैस निकलता था। यहाँ पर तो NaCl के साथ ये इंपॉर्टेंट है NO प्लस NO2 प्लस H2O, उसी तरह CaCl2 प्लस PH3 जैसा कंपाउंड बनाता था कौन? HCl। और ये फॉस्फीन के प्रिपरेशन में भी हम लोगों ने देखा था ग्रुप 15 में, ठीक है ना। अब हम लोग किस चीज के बारे में देख रहे हैं बच्चों? तो अब हम लोग देख रहे हैं यूजेस क्या चीज का? तो HCl, यूजेस ऑफ HCl कि हमारे लाइफ में HCl का क्या क्या इस्तेमाल होता है। और यूजेस को मैं क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ? क्योंकि बाकी चीजें जो है बच्चे आराम से याद कर लेते हैं क्योंकि वो सब कॉमन चीज होता है, यूजेस को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ से क्वेश्चन आएगा क्या, और यही 2 4 10 क्वेश्चन जो मिल जाता है यूजेस से अलग अलग टॉपिक से, तो वही आप लोगों को टफ बना देता है या थोड़ा बहुत फ्रैक्शनली आप लोग पीछे जो आ जाते हो रैंक वाइज, तो वो यूजेस की वजह से होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है यूज टू मैन्युफैक्चर। क्या चीज के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है? तो आप लोगों को याद होगा क्लोरीन बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, NH4Cl बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और पता नहीं आप लोगों को कि ग्लूकोज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही अलग सा बात है कि HCl का इस्तेमाल हम लोग ग्लूकोज बनाने में करते हैं। कहां से? तो कॉर्न स्टार्च होता है, कुछ होता होगा कॉर्न स्टार्च, तो कॉर्न स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं बाय यूजिंग HCl। ओके, अब दूसरे इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा इस्तेमाल आप लोगों को अजीब लगेगा, और वो अजीब और गरीब बात क्या है? टू एक्सट्रैक्ट ग्लू, GLUE फ्रॉम बोन्स, की हड्डियों से, बोन से ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? HCl का। एंड टू प्यूरिफाई बोन ब्लैक। बोन ब्लैक क्या होता है इसको आप लोग गूगल पर सर्च करना और मुझे भी बताना कि बोन ब्लैक क्या होता है और उसको हम लोग HCl का इस्तेमाल करके कैसे कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो ये यूजेस में आता है कि बोन ब्लैक के बारे में आप लोगों को जानना है, ये आप लोगों का टास्क हो गया। और ग्लू भी हम लोग बोन से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो आप लोग पेपर चिपकाने, मेरे स्टिकर को नहीं जो चिपकाते थे जो ग्लू से मांग मांग के, तो वो ग्लू इस ग्लू से कैसे अलग होता है उसके बारे में भी आप लोग रिसर्च करोगे और मुझे भी बताओगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल इन मेडिसिन्स भी होता है, मेडिसिन्स में एंड एज लेबोरेटरी एजेंट के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल हम लोग लेबोरेटरी एजेंट के रूप में कर सकते हैं? HCl का इस्तेमाल। HCl का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन के रूप में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी एजेंट के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि स्टोमैक में जो होता है, स्टोमैक में HCl गैस जो होता है ना, HCl, तो HCl जब गैस नहीं, वो जो प्रोड्यूस होता है HCl, वही तो डाइजेशन में काम करता है। तो वो HCl बहुत तरह आप लोग के खाने में जो अगर बहुत तरह का अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उसको भी किल करता है HCl, ठीक है। तो वहां पर उस तरह का मेडिसिन जहां पर माइक्रो, जैसे कि अभी बाबा रामदेव जी का आया था इंटरव्यू की कोरोना वगैरह का जो दवाई है ना, उसमें एक दवाई क्या करता है कि लंग्स वंग्स का जितना भी कोरोना वायरस है उसको ले दे पेट में पहुंचा देता है। जैसे कोरोना पेट में पहुंचेगा तो पेट में तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जला भुना के जान मार देगा, ठीक है ना। खैर जो भी है, अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जैसे गैल्वेनाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, गैल्वेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन के पहले आयरन सीट को साफ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन सीट को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होता क्या? आप लोग कभी कंपनी बाग वगैरह जाओगे ना तो देखना वहां पर वो बक्सा पेटी नहीं बनता है, तो वो बक्सा पेटी जो है उसमें देखोगे ना वो आयरन का सीट है, लेकिन उसमें जंग वंग जल्दी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उस बक्सा पेटी का जो चदरा जो बोल दो, तो उसका ऊपर का जो लेयर है ना उस पर जिंक का लेयर चढ़ाया था। जिंक इज मोर एक्टिव मेटल और वो जो होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के द्वारा आयरन को कोरोड होने से बचाता है, मतलब जंग वंग लगने से बचाता है। और ये जो जिंक के लेयर वाला आयरन का सीट है ना, तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ होगा, यानी कि इस आयरन के सीट पर जिंक का लेयर चढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रक्रिया के द्वारा, जो कि हम लोगों को पढ़ना है जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन सीट के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाने के पहले
आयरन के सरफेस को साफ करने में भी हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, HCl। और आप भी दो चार अलग अलग यूजेस जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे इसके बियॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वो मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट हम भी भेज देंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट भेजने में हमको बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है। तो अगर नहीं भेज पाए हम, तो आप लोग क्या करो ना, मोबाइल का स्क्रीनशॉट खुद से, मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी कंपैरेटिवली काम चलाऊ हो जाता है। तो उस स्क्रीनशॉट, जैसे ये वाला हिस्सा आप लोगों को लिखना है कॉपी में, तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। और भी कोई हिस्से को आप लोग को लग रहा है कि पाउज करके क्यों लिखते हो, जैसे कि कोई भी चीज को पाउज कर रहे हैं, पाउज वाउज बाद में करना ना, आप स्क्रीनशॉट खींचते चले जाओ कि जैसे, तो इससे क्या होगा ना, वीडियो देखने का समय भी घटेगा, यानी कि आप लोगों का ज्यादा समय खर्च नहीं होगा वीडियो देखने में, और पाउज वाउज करने का लफड़ा भी नहीं रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चले जाओ, छोटा सा बात है, एकदम बहुत साइंटिफिक टर्म है, आप लोगों को नहीं पता होगा। और आप लोगों को जानना है संडे को जो टेस्ट होगा, क्योंकि ग्रुप 17 तो आज खत्म हो गया, संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ग्रुप 17 प्लस ग्रुप 18 का ज्यादातर क्वेश्चन होगा। ग्रुप 16 वगैरह का क्वेश्चन ग्रुप 16 प्लस ग्रुप 15 जो होगा वो परसुइंग में होगा, यानी कि पूरा पी ब्लॉक है, 12 वाला पूरा पी ब्लॉक। पूरा पी ब्लॉक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 11th में ग्रुप 13 14 भी है, उसे भी याद करवा देंगे किसी ना किसी टेस्ट में, लेकिन अभी आप लोग जान लो 30% क्वेश्चन के आसपास होगा ग्रुप 16 और 15 से, और बाकी 70% प्लस क्वेश्चन जो होगा वो ग्रुप 17 और 18 से होगा, इसलिए 17 और 18 अच्छे से आप लोग बच्चों याद कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में एक अच्छा सा जानकारी दे दें आप लोगों को, किसी किसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे N2H4 को आप लोग ट्रीट करोगे आयोडीन के साथ तो क्या बनेगा, तो इसको याद कर लो अभी के अभी कि आयोडीन के साथ जैसे ट्रीट करोगे ना तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, और आयोडीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 4HI बना देता है, इसको याद कर लो अभी के अभी। दूसरी जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो ये है कि ब्रोमीन को जब आप लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब एड ऑन करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, बोर्ड वोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब IIT एडवांस के लिए, ठीक है ना, मेडिकल में भी शायद नहीं के बराबर ही पूछ सकता है, लेकिन पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है ना, तो ये याद कर लो। आया हुआ क्वेश्चन सब IIT का। तो हाइड्राजाइन को आयोडीन के साथ ट्रीट किया तो नाइट्रोजन और HI बना था, ये रिएक्शन आप लोगों को याद करना है। ब्रोमीन को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ आप लोग ट्रीट करते हो तो ये क्या बना लेगा जानते हो, NaBrO3 बन गया, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रिडॉक्स रिएक्शन है एक तरह से, प्लस NaBr प्लस CO2, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रोमीन 0 से +5, और कार्बन जो होता है उसका आप लोग देखोगे क्या चीज ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या चीज रिड्यूस हुआ है, और यहाँ पर इस रिएक्शन का बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, याद रहेगा। तो इस रिएक्शन का बैलेंसिंग आप लोगों को करना है, और ये बैलेंसिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आंसर में ये है कि यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये बैलेंसिंग सही नहीं है, तो आप लोग सही करोगे, ठीक है ना। ये हो सकता है कि सही नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, ये शायद सही नहीं है, और क्या गड़बड़ी है वो भी आप लोग देखोगे, ठीक है। अब एक और टिप यहाँ पर दे रहा हूँ कि अगर वेनेडियम पेंटाक्लोराइड VCl5 को अगर आप लोग वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन साथ में VOCl3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, यहाँ पर दिख भी जा रहा है रिएक्शन, देखो यहाँ भी ये वाला ऑक्सीजन जो है वेनेडियम में अंदर घुस गया तो क्या बन गया, VOCl3, और यहाँ पर 2 क्लोरीन जो है ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनके 2HCl बन गया, सही है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लोरीन के प्रिपरेशन को लेकर, कि फ्लोरीन का प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं, जैसे कि क्लोरीन वगैरह का प्रिपरेशन मैंने वहां पर बताया था, डाउन्स प्रोसेस कास्टनर केल्नर सेल में NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही बनाया जाता है, लेकिन फ्लोरीन का प्रिपरेशन जैसे KF वगैरह के इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है KHF2, याद करो जल्दी से, KHF2 जो कि KF प्लस HF का मिक्सचर है, ठीक है ना, इक्विमोलर मिक्सचर है, क्या चीज का, KF प्लस HF, तो KF प्लस HF को आप लोग जोड़ लो तो KHF2 बनेगा ना। तो इस KHF2 के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्या चीज बनाते हैं, फ्लोरीन। क्वेश्चन आता है क्यों, तो याद होना चाहिए कि KF के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं कम मेल्टिंग पॉइंट होता है KHF2, और यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट बनने का चांसेस नहीं होता है, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ रिएक्शन होता है KHF2 को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे करंट, लेकिन मोल्टेन है, यहाँ पानी वानी नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करो, टेम्परेचर बहुत कम 70 से 100 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो बहुत कम, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, H2 बनता है प्लस F2 बनता है,
और साथ में बच्चों जो है ना ये KF अपना निकल जाता है। इसको बैलेंस अगर कर लो तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ फ्लोरीन गैस का बनना हुआ ना, तो फ्लोरीन कैसे बनता है इसको भी आप लोग याद रखना। और क्या चीज के इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो KHF2 के इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, संडे को टेस्ट है वो मैंने बताया। आप लोगों को जितना ई सीरीज एम सीरीज मिल चुका है वो ई सीरीज और एम सीरीज का पूरा क्वेश्चन बना लेना है। और स्टिकर जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर जो ग्रुप 17 का स्टिकर में डिस्कस कर देता हूँ, वो खत्म। ठीक है।